H इज इक्वल टू V प्लस MCA माइनस 2। और इसे याद रखने का तरीका है विक्की हैज डन MCA इन 2 years। विक्की हैज डन MCA विक्की हैज डन MCA इन 2 years। तो ये तरीका है विक्की MCA 2 years। इस वाले केस में देखोगे M फॉर माइनस SS हो सकते हैं, M फॉर माइनस M के बाद ही एक बार माइनस है, बाकी कहीं भी माइनस नहीं है। C फॉर केटायन और A फॉर एनायन है। अब अगर इसे किसी मॉलिक्यूल के ऊपर डाल के तुम्हें दिखाए तो एक आइडिया लग जाना है। सपोज CH4 की बात करें तो इसमें सबसे पहले इस बात को डिसाइड करना सेंट्रल एटम है कौन, जो मिनिमम इन नंबर हो, मिनिमम इन नंबर। चलो मान लिया इस वाली केस में कार्बन है, लेकिन अगर दोनों ही नंबर बराबर हो, OH नेगेटिव, सपोज अगर हमने OH नेगेटिव की बात की, तब इस वाली केस में जो नंबर कम है, यानी अपने दो क्राइटेरिया हैं, पहला मिनिमम इन द नंबर और दूसरा अगर दोनों चीजें बराबर हो तो हेवियर एलिमेंट होनी चाहिए। तो इस वाली केस में कार्बन इस क्राइटेरिया को पूरा करता है, क्योंकि यहां पे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। अब मोनोवैलेंट किसे कहते हैं? मोनोवैलेंट मींस दोज व्हिच कैन फॉर्म एनायन और केटायन विद वन यूनिट चार्ज, whether it can be positive or it can be negative, but the magnitude of the charge cannot increase more than 1. So by this logic we can have two groups, then can be technically called as monovalent and number valence। तो पूरी केमिस्ट्री के अंदर दो ग्रुप अगर हो, कौन से? ग्रुप 1 और ग्रुप 17, तो हम उसे मोनोवैलेंट की तरह ट्रीट करते हैं, उसे मोनोवैलेंट की तरह ट्रीट करते हैं, बाकी किसी को भी ट्रीट नहीं करते। यानी कि अगर जो बाजू वाला एटम है, सेंट्रल एटम के बाद अगर कोई एटम है जो ग्रुप 1 का मेंबर भी नहीं है, ग्रुप 17 का मेंबर भी नहीं है, तो आंखें बंद कर लेनी है, उसके बारे में सोच नहीं। ठीक है। अब तीसरी बात देखते हैं, चार्ज ऑन केटायन एनायन, ये इसके ऊपर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही कोई नेगेटिव चार्ज, और कितने मोनोवैलेंट हैं? 4। इसे किससे डिवाइड करना है? 2 से। तो आंसर क्या आ गई? 4। अगर हमने 4 की बात करी तो दो पॉसिबिलिटी है, DsP2 और sp3। कार्बन के ऊपर D का कॉन्सेप्ट तो वैलिड ही नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बच जाता है sp3। ये सारी चीजें वैलिड है विथ नो लोन पेयर, विथ 0 लोन पेयर। लेकिन हर बार 0 लोन पेयर हो ये पॉसिबल नहीं, ये संभव नहीं कि हर बार लोन पेयर एब्सेंट हो। जब लोन पेयर हो तब क्या होना है? उस वाली केस में बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू चेंज, बॉन्ड एंगल एंड ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी चेंज। ज्योमेट्री के आगे डिस्टॉर्टेड लिखते हैं, distorted, or bond angle is going to change. In most of the case it is going to decrease। तो फिर most of the case क्यों बोला? क्योंकि वो कुछ केस ऐसे भी हैं जहाँ पे वो इंक्रीज कर जाता है। तो टेक्निकल वर्ड क्या होनी चाहिए? टेक्निकल वर्ड ये है कि वो इतने नहीं होंगे जितना लिखा है। तो अगर दो ही ऑर्बिटल चेंज होते, अगर दो ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे, एक S और एक S और एक P इन्वॉल्व हो रहे, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल आनी है 180 डिग्री, और ये लीनियर ज्योमेट्री है, यानी कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल होना है, CAC, ऐसा होना है। अब यहाँ पे इसकी जो इसकी कैरेक्टर है वो कितनी है? 50%, क्योंकि अपने पास x प्लस एक्स ये 100 होना है। अगर तुम इसे वेव फंक्शन के फॉर्म में देखोगे तो आंसर 1 होना है, उस केस में इसकी वैल्यू आनी है 1/2। इस वाली केस में क्या भाई, एक S है और अपने पास 2 P है, तो ये हो गई टोटल 3x इज इक्वल टू 100%, सो x इज गोइंग टू बी 33.3%। तो S की कैरेक्टर इसमें 50% है, इसमें 33% है। वैसे ही तुम आगे जोड़ोगे, इसमें कितने हो गए भाई? 4 ऑर्बिटल है, तो S की परसेंटेज कैरेक्टर हो गई 25%। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो ऑर्बिटल्स हैं, जो भी हमने एटम्स या मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसके अंदर लोन पेयर है क्या? अगर है तो डिस्टॉर्शन होगी, किसके अंदर? बॉन्ड एंगल भी वो नहीं हो सकते, और ज्योमेट्री जो दे रखी है वो तो बिल्कुल नहीं होती। और अगर नहीं है तो फिर बिल्कुल आइडियली वैसे ही होना है जैसा लिखा है। अब इस वाली केस में क्या करें? इस वाली केस में हमने देखना है सेंट्रल एटम कौन से है। सेंट्रल एटम तो सल्फर है, क्यों? सल्फर और ऑक्सीजन दोनों है, लेकिन इन दोनों में हैवियर कौन सा है? सल्फर। सो सल्फर इज गोइंग टू एक्ट एज ए सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे सल्फर ने सेंट्रल एटम का रोल प्ले करना, ऑक्सीजन कहना छोटे भाई पीछे बैठ जाओ, छोटा भाई पीछे बैठ जाओ।
तो सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई 6 और इसने बॉन्ड कितने बना लिए, इसने 2 बॉन्ड तो बना लिए क्लोरीन के साथ और इसने एक बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन के साथ। तो तुम ये कह सकते हैं इसके पास 1 लोन पेयर है और अगर ये 1 लोन पेयर है, अगर ये 1 लोन पेयर है तो इसने डिस्टॉर्शन क्रिएट करनी है। इसने क्या करना भाई, इसने डिस्टॉर्शन क्रिएट करनी है और वो डिस्टॉर्शन किसके अंदर होनी, उसकी ज्योमेट्री के अंदर, उसके अपीयरेंस के अंदर, उसके स्ट्रक्चर के अंदर ये डिस्टॉर्शन दिखनी है। मगर पहले ये तो डिसाइड करें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है भाई, 6 लिखा प्लस ऑक्सीजन को देखा ही नहीं, आंखें बंद कर ली, बाजू में 2 क्लोरीन है डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या हुआ भाई, आंसर हो रखा है यहाँ पे 8/2। 4 लिखा तो sp3 और sp3 लिखी तो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। ये टेक्निकली होनी तो चाहिए थी टेट्राहेड्रल। अब ये टेट्राहेड्रल है या नहीं ये बात का मैटर हो सकता है। अब ये टेट्राहेड्रल है भी या नहीं ये बात का मैटर हो सकता है। यहां पे एक क्लोरीन, यहां पे एक क्लोरीन, यहां पे एक लोन पेयर। तो लोन पेयर ने क्या करा, इसे नीचे की साइड पे, यहां पे इसे नीचे की साइड पे पुश करा। तो अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने देखा कि सेंट्रल एटम किसे कहते हैं, जो कम हो, दोनों बराबर हो तो जो लेस है। उसके बाद क्या देखा, अगर मोनोवेलेंट है तो हम उसे काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, लेकिन लोन पेयर निकालते हुए सभी को काउंट करते हैं। ऑक्सीजन को काउंट नहीं करते, कब, जब हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली। एक बहुत ही कॉमन सी कॉम्बिनेशन आती है H2O NH3 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव, इनके बीच में, इनके साथ डिस्कस करते हैं। इसमें एक और भी प्रॉब्लम आनी है। जब H2O की बात करी तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, इसने कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6, मोनोवेलेंट कितने हैं 2, 6 है सेंट्रल एटम, 2 है मोनोवेलेंट डिवाइडेड बाई 2, आंसर है sp3। इस वाली केस में देखो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन 5, 3 मोनोवेलेंट एटम है डिवाइडेड बाई 2, आंसर है 4। इस वाली केस में देखो 5 + 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2, वंस अगेन इट्स 4। इस वाली केस में देखते हैं 5 + 2 + 1/2, वंस अगेन आंसर इज 4। तो इन सब में एक चीज कॉमन है, ऑल आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ऑल आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या बॉन्ड एंगल भी बराबर है, क्या उनकी स्ट्रक्चर बराबर है, ज्योमेट्री भी एक जैसी है? तो आंसर है ऐसे तो हो नहीं सकता। ऐसा होता तो फिर ये सेलेक्ट करा ही क्यों होता, ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या डिफरेंस है भाई इनमें, इनमें जो डिफरेंस है, डिफरेंस कैन बी डिसाइडेड बाय, डिफरेंस can be decided on the basis of difference can be decided on the basis of lone pair. On the basis of lone pair. तो पहली केस में अपने पास कितने लोन पेयर हैं? अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है एंड आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन ओनली 2 आर बॉन्डेड, 1 हाइड्रोजन, सो वी आर हैविंग 2 लोन पेयर। तो जो ज्योमेट्री है वो कुछ इस तरीके की है, ऑक्सीजन और इसके 2 लोन पेयर है, 2 हाइड्रोजन 2 लोन पेयर। लेकिन अगर NH3 की बात करें, अगर NH3 की बात करें, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सॉरी यहाँ पे 1 पेयर है और इस वाली केस में 1 पेयर ऑफ द लोन पेयर है। और ये ज्योमेट्री कैसे दिखेगी तुम्हें, ये ज्योमेट्री तुम्हें इस तरीके से दिखेगी, ये 3 हाइड्रोजन है और ये एक लोन पेयर। क्या इनकी ज्योमेट्री में फर्क है? एक वर्ड सबके लिए यूज कर सकते हैं, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ये एक कॉमन सा वर्ड है जो सभी के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वाटर के लिए कहना हो तो इसे एंगुलर लिख सकते हैं, इसे बेंट शेप लिख सकते हैं, इसे वी शेप्ड मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं, इन्वर्टेड वी शेप्ड मॉलिक्यूल। इसे, इसकी जो सबसे पॉपुलर नेम है वो है पिरामिडल स्ट्रक्चर। अभी 2 बच जाते हैं। बॉन्ड एंगल का क्या है? तो बॉन्ड एंगल के लिए एक रूल है, अगर सेकेंड पीरियड एलिमेंट के साथ 1 लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू डिक्रीज बाय 2.5।
तो इसके पास कितने हैं 2, तो कितने डिक्रीज होने चाहिए 5। एक्चुअली एंगल कितनी होनी चाहिए 109.28, उससे 5 सब्ट्रैक्ट कर दो 104.5 इसके एक्चुअल एंगल है। तो यहाँ पे ये एंगल कुछ इस तरीके से निकालते हैं 109.28 माइनस 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो एंगल है 104.5 है जो एग्जैक्ट एंगल है। अगर यही कॉन्सेप्ट इस वाली के ऊपर लगाई तो यहाँ पे क्या लिखना है 109.28 माइनस 2.5, तो ये आ जाना है 107, ये आ जाना है 107। अब भी बच गए अपने पास दो ऑप्शन, NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव और दूसरी NH4 पॉजिटिव। NH2 नेगेटिव के साथ क्या है, यहां पे एक नाइट्रोजन है जिसके पास अपने 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो है, लेकिन जो दूसरा हाइड्रोजन है उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, उसे किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं। तो इसके पास वापस 2 लोन पेयर हो गए। इसके पास अगर वापस 2 लोन पेयर हो गए तो ये कैसा दिखेगा हमें, एक H है और दूसरा H है और ये नेगेटिव चार्ज है और इसके बॉन्ड एंगल भी वाटर के बॉन्ड एंगल इतने होते हैं क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर है जो वाटर के लोन पेयर से मैच करते हैं। तो बॉन्ड एंगल भी उसके जैसे मैच करनी है। इसका नाम भी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है। इसे भी हम वी सेप्ट कह सकते हैं, इसे भी हम एंगुलर सेप्ट कह सकते हैं। वी में इन्वर्टेड वी, वी का मतलब इन्वर्टेड वी से उल्टा कर दिया इन्वर्टेड वी। NH4 के बारे में बातें करते हैं, NH4 के बारे में बातें करते हैं। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी 5 + 4 - 1/2 sp3, ये तो डिस्कस ही कर रहा था। लोन पेयर कितने हैं इसके पास, इसके पास लोन पेयर कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन है और इसने 3 के साथ तो बॉन्ड बना दी, लेकिन जो चौथा हाइड्रोजन है ना वो H पॉजिटिव के फॉर्म में भिखारी कह रहा मेरे पास कुछ है ही नहीं। इसने कहा बेशरम आदमी हो निकल लो यहाँ से। उसने कहा दे दो कुछ, सुबह सुबह आए दरवाजे पे। तो इसने सुबह सुबह आए दरवाजे पे ऐसा बोल के से इमोशनल कर दिया और अब इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है। अगर इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है तो ये पूरी ज्योमेट्री हमें दिखनी कैसी है, ऐसी दिखनी है। ये पूरी ज्योमेट्री हमें ऐसे दिखनी है। अब यहाँ पे कोई बॉन्ड पेयर नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो क्या होगा बॉन्ड एंगल कितनी होनी चाहिए, उतनी ही जितनी कैलकुलेटेड है 109.28। तो ये खेल तुम्हें समझ आ गया, ये खेल तुम्हें समझ आया कि अगर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव रखी, अगर एक ही सीरीज के ग्रुप एलिमेंट है, अगर एक ही हाइब्रिडाइजेशन है, तो सब कुछ इस बात के ऊपर डिपेंड करता है उसके अंदर लोन पेयर कितने हैं। अगर लोन पेयर एक जैसे हैं तो आप ये मान के चलो कि उसकी बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री एग्जैक्टली एक जैसी होगी, और अगर नहीं है तो डेविएशन होगा।